गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि अभी अपना 7th प्री बोर्ड हुआ था, उसी प्रक्रिया में आज हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का पेपर सोल्व करवाने का प्रयास करेंगे। इसमें से पहले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित बहु चयनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में दीजिए। तो पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। यदि इसमें बात करें तो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यदि बात करें भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की बात करें तो वहां ध्वनि आ जाता है, लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई बात करें जी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि और लिखित इकाई है वो वर्ण होती है। दूसरा प्रश्न, वर्तमान में हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? तो वर्तमान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जिसे 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो वर्तमान में हिंदी हमारी राजभाषा है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रिंट माध्यम हेतु भारत में पहला छापाखाना कब खुला? प्रिंट माध्यम में पहला छापाखाना है वो 1556 में खुला। इसे 1556 और वो खोला गया था गोवा में। 1556 गोवा में खोला गया पहला छापाखाना। अगले प्रश्न की बात करें, तीन जल्दी जल्दी ढलता है का आशय। इसमें पहला ऑप्शन है समय परिवर्तनशील है, समय बड़ा बलवान है, समयानुसार कार्य करें। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही है और इसमें द आ जाएगा और उसका उत्तर हो जाएगा द और वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखें, बच्चों को खतरनाक किनारों से कौन बचाता है? तो बच्चों को खतरनाक किनारों से बचाता है रोमांचित शरीर का शरीर। उसका जो रोमांचित शरीर होता है उसका संगीत, रोमांचित शरीर का संगीत, रोमांचित शरीर का संगीत है उसे किनारों से गिरने से बचाता है। कैमरे में बंद हपाइज कविता के कवि हैं। कैमरे में बंद हपाइज कविता के कवि कुंवर नारायण है। कुंवर नारायण सॉरी, कैमरे में बंद हपाइज कविता के कवि हैं वो रघुवीर साय हैं। रघुवीर साय। अगले प्रश्न की बात करें, क्रांति हमेशा किसका प्रतिनिधित्व करती है? पूंजीपति का नहीं करती है, शोषक वर्ग का नहीं करती है, राजसी वर्ग का नहीं करती है, तो वह करती है वंचित वर्ग का। क्रांति हमेशा वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, तो उत्तर आ जाएगा वंचित वर्ग। अगले प्रश्न की बात करें, श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा किससे युक्त है? श्रेष्ठ गुणों से नहीं है, स्वार्थों से नहीं है, मानव कल्याण से नहीं है, वो गंभीर दोषों से युक्त है। गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का विभाजन है वो गंभीर दोषों से युक्त है। अगला प्रश्न बात करें, बाजार की जादुई ताकत हमें कैसा बना देती है? आजाद नहीं बनाती, शैतान नहीं बनाती, खुशहाल नहीं बनाती। इसमें एक ऑप्शन दिया है गुलाम, वो हमें गुलाम बना लेती है, वो हमें गुलाम बनाती है। यशोदा बाबू किसके आदर्शों पर चलते थे? तो इसमें कृष्णनंदा पांडे दिया है, चाहे कृष्णनंदा पांडे है चाहे कृष्णनंदा पांडे है, एक ही नाम है और इसका नाम था कृष्णनंदा पांडे। कृष्णनंदा पांडे, यशोधर बाबू उसी के आदर्शों पर चलते थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, सौंदलेकर मास्टर लेखक को क्या पढ़ाते थे? सौंदलेकर मास्टर है वो लेखक को मराठी पढ़ाया करते थे। सौंदलेकर मास्टर लेखक को मराठी पढ़ाते थे। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, इसमें उड़ने का मतलब उड़ना नहीं है, यहां है कल्पना करना। इसमें ऑप्शन में आ जाएगा कल्पना करना, कल्पना करना। अगले प्रश्न की बात करें, कृषि बल का तात्पर्य बताइए। कृषि बल का तात्पर्य यहां किसान से है। कृषि बल से तात्पर्य यहां किसान से। अगले प्रश्न की बात करें, सिल्वर वेंडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? सिल्वर वेंडिंग कहानी में पुरानी और जो नई पीढ़ी के अंतराल का वैचारिक मतभेद है, वही सिल्वर वेंडिंग की मूल अवस्था है। तो पुरानी पीढ़ी व नई पीढ़ी,
के बीच अंतराल व वैचारिक मतभेद। अगले प्रश्न की बात करें, मोहनजोदड़ो का अर्थ है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला। अगले प्रश्न की बात करें, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ 1993 से। 1993 में जब विश्व स्तर पर इंटरनेट का दूसरा दौर चल रहा था, तब भारत में पहला दौर चला, इसलिए भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ है वो 1993 में हुआ। यह था पहला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला प्रश्न है, देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति। अगला प्रश्न बात करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान था, रिक्त स्थान दिया मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। अपने चार माध्यम लगते हैं, प्रिंट माध्यम, रेडियो, टीवी और इंटरनेट। उसमें से रेडियो है वो मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है, रेडियो मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। अगला प्रश्न, आशुतोष पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य में शब्द शक्ति है। तो साधारण अर्थ है, जहां साधारण अर्थ की प्राप्ति होती है वहां हमेशा कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा शब्द शक्ति। तो दूसरे ऑप्शन की बात करें, दूसरे खाली स्थान में आ जाएगा अभिधा शब्द शक्ति। चारू चंद्र की चंचल किरणें, उक्त वाक्य में खाली स्थान वर्ण की आवृत्ति के कारण खाली स्थान अलंकार है। तो चारू चंद्र, यहां च वर्ण की आवृत्ति हुई। देखो दो नाम आए, एक चारू और एक आया चंद्र। यहां च वर्ण की आवृत्ति हुई है, और जहां एक वर्ण की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसलिए इस यहां रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? च वर्ण आ जाएगा, और आगे वाले खाली स्थान में क्या आ जाएगा? अनुप्रास आ जाएगा। जहां शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न हो वहां यमक अलंकार होता है। देखिए यमक अलंकार में क्या होता है? एक ही शब्द की आवृत्ति होती है। यहां यमक अलंकार होगा, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, लेकिन अर्थ प्रत्येक बार भिन्न होता है, इसलिए वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। अगले प्रश्न की बात की है, भाषा का लिखित रूप, भाषा का लिखित रूप मौखिक भाषा कहलाता है, लिखित भाषा कहलाता है, लिखित रूप लिखित भाषा कहलाता है। नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन का सही हिंदी रूपांतरण है तो इसको बोलते हैं अधिसूचना, अधिसूचना। नोटिफिकेशन का सही अर्थ होता है अधिसूचना। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां आपको 6 प्रश्न दिए हैं, उनका प्रश्न इन्हीं गद्यांश में से छांट करके लिखना है। पहले प्रश्न की बात करें, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो प्रस्तुत गद्यांश है उसका उचित शीर्षक है भारतीय संस्कृति की बौद्धिक दास्तां। भारतीय संस्कृति की बौद्धिक दास्तां, भारतीय संस्कृति की बौद्धिक दास्तां। अगला प्रश्न, हमारी बौद्धिकता का ह्रास किस कारण से हो रहा है? हमारी बौद्धिकता का ह्रास हो रहा है नई संस्कृति को अपनाने के कारण। हम किसको अपनाते जा रहे हैं? नई संस्कृति को, पाश्चात्य संस्कृति कह सकते हैं। नई संस्कृति को अपनाने के कारण, नई संस्कृति को अपनाने के कारण हमारी संस्कृति का बौद्धिकता का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। दिग्भ्रमित शब्द का संधि विच्छेद है। देखें नाम है दिग्भ्रमित, दिग्भ्रमित, इसका यदि संधि विच्छेद करें तो होगा दिक और भ्रमित, दिक और भ्रमित। देखें ये क है, और यहां तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए। यदि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए तो प्रथम वर्ग है वो अपने तीसरे बदल जाता है, तो ये बन जाएगा दिग्भ्रमित। इसलिए इसमें कौन संधि है? इसमें व्यंजना संधि है। आस्थाओं के क्षरण होने का क्या कारण है? तो बौद्धिक दास्तां के कारण आस्थाओं का हमारा क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है। बौद्धिक दास्तां, बौद्धिक दास्तां, बौद्धिक दास्तां के कारण हमारा आस्थाओं का क्षरण हो रहा है। आधुनिक संस्कृति से क्या विनाश होता जा रहा है? इसमें एक ऑप्शन दिया है, हमारी परंपराओं का अवमूल्यन हो रहा है, आस्थाओं का क्षरण हो रहा है। तो ये दोनों ही बातें हैं, वो आधुनिकता से हमारी आधुनिक संस्कृति का विकास हो रहा है। परंपराओं के अवमूल्यन होने का क्या कारण है? अन्य संस्कृति को अपनाना, अन्य संस्कृति को अपनाना, अन्य संस्कृति को अपनाना।
अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए। हिंदी में नेट पत्रकारिता पर टिप्पणी लिखिए। अब सबसे पहले बात करें नेट पत्रकारिता। नेट पत्रकारिता क्या होती है? जब पत्र पत्रिकाओं का संपादन इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है तो उसे कहते हैं नेट पत्रकारिता। तो नेट पत्रकारिता की बात करें तो वेब दुनिया से शुरू हुई थी। वेब दुनिया से शुरू हुई, यह हिंदी का संपूर्ण पोर्टल माना जाता है। और आजकल बात करें जागरण है, दैनिक भास्कर है, राजस्थान पत्रिका है, इन सबनों ने अपने ऑनलाइन संस्करण निकाल डाले हैं। और साथ में प्रभाकाक्षी नाम का अखबार, प्रभाकाक्षी नाम का एक अखबार है जो सिर्फ आपको ऑनलाइन देखा जा सकता है। तो ये इंटरनेट पत्रकारिता, यानी इंटरनेट पर पत्र पत्रिकाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है, या समाचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? नेट पत्रकारिता कहलाता है। कविता, पतंग में कविता किन किन बीमों को चित्रित किया गया है? देखो, बीम दृश्य बीम है, सर्वे बीम होता है, स्पर्श बीम होता है, सर्वे बीम होता है। तो एक लाइन आई है, सबसे तेज बौछारें गई, तो बौछारें पड़ती हुई नजर आ रही है, तो ये दृश्य बीम है। दूसरी बात करें तो एक उसमें लाइन आई है, धरती को बजाते हुए, तो सर्वे बीम, जब धरती हुए बच्चे कूदते हैं तो वो सर्वे बीम है। आकाश को नरम बनाते हुए उसको स्पर्श बीम कह सकते हैं। दिशाओं को मर्दंग की तरह बजाते उसको हम क्या कह सकते हैं? सर्वे बीम कह सकते हैं, क्योंकि उनसे क्या आ रही है? आवाज आ रही है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जल संस्कृति थी, समझाइए। जल संस्कृति का मतलब जलीय वातावरण था। तो वहां सबसे पहले बात करें तो 700 के लगभग कुएं मिले हैं, पानी के 700 से लगभग कुएं मिले हैं। तो कुएं मिले हैं तो पानी की उपलब्धता ज्यादा थी। दूसरी, एक महाकुंड मिला है, महाकुंड के अवशेष मिले। तो कहने का मतलब पूरा क्षेत्र है वो, वहां पर किसी धार्मिक अवशेष पर वहां सामूहिक स्नान किया करता था, इसलिए उसको कह सकते हैं ये जल संस्कृति थी। तीसरी बात, नालियों में पानी निकासी की व्यवस्था दिखाई दी गई है, नालियों में पानी निकासी। तो पानी निकासी, तो वहां जल की उपलब्धता थी। साथ में ऐसी फसलों के साक्ष्य मिले, जैसे गेहूं है, जैसे जौ है, ऐसे कुछ फसल हैं जो सिर्फ किससे हो सकती है? जल से हो सकती है। तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जल संस्कृति थी। और शायद ऐसा हो सकता है कि जल की कमी के कारण, जल का अत्यधिक दोहन होने के कारण शायद इस संस्कृति का हरण हो गया, खनन हो गया। अगले प्रश्न की बात करें, कविता के से लगाव के बाद लेखक को अकेला रहना क्यों अच्छा लगता था? लेखक आनंद यादव क्या करता था, पहले उनके पिताजी ने 5वीं कक्षा छुड़वा दी, बीच में छुड़वाने के बाद क्या वह खेत में काम करने लगा। खेत में काम करता था, अकेला काम करता था, खेत में पानी लगाता था, उसको घुटन सी महसूस होती, वह चाहता था कोई ना कोई मेरे पास रहे। लेकिन जब से वह स्कूल में जाने लगा, कविताएं याद करने लगा, अब उसको ऐसा लगने लगा कि जब मैं कविता बोलूं तो बड़ी जोर जोर से गुनगुना सकता हूं। कहीं भी अगर नृत्य करना है तो उसको नृत्य कर सकता हूं, ताकि कोई देख न ले। अकेले में नृत्य करना और अकेले में गुनगुना बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए लेखक को अब ऐसे लगने लगा कि मैं जितना अकेला रहूंगा मेरे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो अकेला रहना उसको क्या लगने लगा? अच्छा लगने लगा। कवि रघुवीर शाही की कविता कैमरे में बंद अपाइज में किस पर व्यंग्य किया गया, स्पष्ट कीजिए। अब कवि रघुवीर शाही की कविता कैमरे में बंद अपाइज है, वहां दूरदर्शन की संवेदनहीनता पर, दूरदर्शन की संवेदनहीनता पर, दूरदर्शन की संवेदनहीनता पर व्यंग्य किया गया है कि दूरदर्शन वाले होते हैं वो अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उसे किसी पीड़ित पक्ष का कोई महत्व नहीं होता, उनको अपना कार्यक्रम सफल बनाना होता है, चाहे उसके लिए दूरदर्शन कार्यकर्ता को कहां तक भी गुजरना पड़े। यहां तक हमको दिखाया गया कि अपंग व्यक्ति को बुलाया जा रहा है, उससे पूछा जा रहा है कि आप अपंग क्यों हैं, तो आपको अपंग होकर दुख महसूस होता होगा। तो ये बातें सामने नजर आ रही है, लेकिन वो ऐसा करके सामने जो दर्शक हैं उनको दिखा करके वो अपने कार्यक्रम को सफल बनाना चाहते हैं। इसलिए यहां दूरदर्शन की संवेदनहीनता पर क्या किया गया है? व्यंग्य किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें,
एक शिक्षक अपने विद्यार्थी के जीवन को कैसे बदल सकता है, जूझ पाठ के आधार पर बताइए। अब जूझ पाठ में एक अध्यापक का नाम है नैवा सोंदलेकर। नैवा सोंदलेकर। नैवा सोंदलेकर क्या करते थे, आनंद यादव को मराठी पढ़ाया करते थे। अब पहले लेखक को मराठी पढ़ना थोड़ा कठिन भी लगता था, लेकिन जैसे जैसे वह उस कवि के नजदीक आते चले गए, वो अपनी खुद की कविता सुनाया करते थे, और जब भी कोई मराठी कविता आती थी तो बड़े लयबद्ध तरीके से सुनाया करते थे। यदि मन में आता तो अपनी एक दो कविता और भी सुनाया करते थे। लेखक को लगने लगा कि जिस प्रकार अध्यापक ने अपने आसपास के दृश्य उनके ऊपर कविताएं बनाई है, तो क्यों नहीं, मेरे पास तो बहुत सारे दृश्य हैं जिसके ऊपर मैं अपनी कविताएं लिख सकता हूं। जैसे अध्यापक ने अपने घर में एक बेल थी, उसके ऊपर कविता लिखी, तो लेखक को लगने लगा कि जिस प्रकार इनके पास घर पर थोड़े दृश्य हैं, लेकिन मेरे पास तो खेत है, खलियान है, घर है, इनमें बहुत सारे दृश्य हैं जिनके ऊपर मैं अपनी कविताएं लिख सकता हूं। इसलिए उनको देख करके लेखक वो धीरे धीरे कविताएं लिखने लगा और अकेला महसूस नहीं कर पाता था, और जब उनकी कविताएं पूरी होती थी वह दूसरे दिन अध्यापक को दिखाता था। कई बार तो ऐसा था कि संडे का दिन है, वो उनको निकालना मुश्किल हो जाता, रात को चला जाता। इसके कारण लेखक के संबंधों के कारण या आपसी जिनका लगाव था उसके कारण लेखक का जीवन है वो लेखक का जीवन बदल गया। इसी प्रकार एक अध्यापक और विद्यार्थी का जीवन अवश्य रूप से बदल सकते हैं। मोहनजोदड़ो नगर की नलियों व घरों के संबंध में वर्णन कीजिए। अब मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक अवशेष, सिंधु नदी के किनारे पर, वर्तमान में पाकिस्तान में। अब पहले बात करें उनके घरों की। घरों का आकार, वो सारा जो नगर था वो ग्रिड शैली में बसा हुआ था, यानी सारी गलियां वो एक दूसरे को समकोण में काटती थी। किसी भी घर का आकार असमान नहीं था, सब घरों का आकार एक जैसा था। वर्तमान में देखें, जिस तरह हमारे घरों में ऊपर की मंजिल थी, उसी प्रकार मंजिल होती है, उसी प्रकार उनके में भी मंजिल के ऊपरी मंजिल के अवशेष मिले हैं, और सब घरों का आकार चौकोर था। साथ में नालियों की बात करें तो वहां नालियों की सबसे सुदृढ़ व्यवस्था, सबसे प्रमुख विशेषता यदि मोहनजोदड़ो की मानी जाए तो वो नालियों की व्यवस्था थी। वो पक्की ईंटों से बनी हुई थी, और पक्की ईंटों से बनने के साथ साथ उसको ऊपर से ढका भी गया था। तो ऐसे स्वास्थ्य के प्रति वास्तव में वो चिंतित थे, इसलिए उन्होंने इतना ध्यान दिया। तो नालियों की व्यवस्था भी अच्छी थी और घरों की व्यवस्था भी अच्छी थी। अगले प्रश्न की बात करें, जूझ के लेखक आनंद यादव को यह किस प्रकार विश्वास हुआ कि वे भी कविता कर सकते हैं। अब पहले जूझ कविता के लेखक आनंद यादव को ऐसा लगता था कि जो कवि होते हैं वो शायद दूसरी दुनिया के व्यक्ति होते हैं या हम जैसे मनुष्य नहीं होते। लेकिन जब आनंद यादव स्कूल में जाने लगा, उसे मराठी अध्यापक नैवा सोंदलेकर मिले, उन्होंने कविता गाते हुए सुना, उनकी कविताओं को पढ़ा, उनके द्वारा खुद की कविताएं बताई गई, किसी दूसरी की कविताओं की सुनाई गई। तब लेखक को लगने लगा कि जैसे हम भी हार्ड मास के एक पुतले होते हैं, उसी प्रकार कवि भी अपने जैसा ही कि हार्ड मास का पुतला होता है। अर्थात उन्होंने मराठी अध्यापक नैवा सोंदलेकर को देखकर ऐसा लगा कि जो लेखक या कवि होते हैं वो भी अपने जैसे ही व्यक्ति होते हैं। मोहनजोदड़ो की सभ्यता में हथियार का न मिलना क्या सिद्ध करता है। यानी वहां मोहनजोदड़ो सभ्यता की बात करें तो वहां औजार मिले हैं लेकिन हथियार नहीं मिले। अब हथियार की बात करें तो जहां सैन्य शासन होता है या राजशाही शासन होता है, वहां राजा एक दूसरे से युद्ध करते थे तो उसमें हथियारों का उपयोग करते थे। लेकिन वहां सिर्फ खेती में काम आने वाले औजार या घर में काम आने वाले औजार तो मिले, लेकिन हथियार नहीं मिले। इस प्रकार हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ना वहां कोई धर्म सत्ता थी और न ही कोई राज सत्ता थी। शायद उनका एक अनुशासित समाज व्यवस्था थी, जिसे वर्तमान में लोकतांत्रिक व्यवस्था कह सकते हैं। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था पाई जाती थी। पिक्चर लेखन की विशेषताएं।
फीचर लेखन की विशेषताएं। फीचर लेखन की विशेषताएं। फीचर लेखन, फीचर लेखन की व्यवस्था की बात करें तो फीचर लेखन हमेशा मनोरंजक पूर्ण होना चाहिए, मनोरंजक पूर्ण होना चाहिए। दूसरी बात करें तो फीचर लेखन हमेशा ज्ञानवर्धक होना चाहिए, जिससे हमें किसी न किसी प्रकार की ज्ञान की प्राप्ति हो सके। तीसरी बात करें, फीचर लेखन हमेशा मानवीय रुचि पर आधारित होना चाहिए, मानवीय रुचि पर आधारित, मानवीय रुचि पर आधारित होना चाहिए। चौथे की बात करें तो उसमें चित्रात्मक शैली का प्रयोग करना चाहिए, हो सके तो वहां किसी न किसी ग्राफिक्स या चित्र का प्रयोग करना चाहिए, तो चित्रात्मक शैली का प्रयोग करना चाहिए। कल्पनाओं को समावेश देना चाहिए, कल्पनाओं को भी उसमें समावेश करना चाहिए, कल्पनाओं को भी उसमें समावेशित करना चाहिए या समावेश करना चाहिए। और रोचकता होनी चाहिए, रुचिवर्धक होना चाहिए, यानी कोई पढ़े तो उनको ऐसा लगना चाहिए, रोचक लगना चाहिए। और अंत में बात करें, उसमें हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए, लोकोक्ति और मुहावरों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। तो फीचर लेखन की विशेषताएं हैं। सबसे पहला है मनोरंजन पूर्ण होनी चाहिए, ज्ञानवर्धक होनी चाहिए, मानवीय रुचि पर आधारित होनी चाहिए, चित्रात्मक शैली या ग्राफिक्स का प्रयोग करना चाहिए, कल्पनाओं का भी उसमें समावेश होना चाहिए, रोचकता होनी चाहिए और लोकोक्ति और मुहावरों का उसमें प्रयोग करना चाहिए। तो ये अपने फीचर लेखन की विशेषताएं। आलेख किसे कहते हैं, आलेख लेखन किसे कहते हैं, आलेख के मुख्य अंग बताइए। किसी भी विषय पर आलेख, किसी भी विषय पर विचार विश्लेषणात्मक, किसी भी विषय पर विचार विश्लेषणात्मक शैली में लिखा गया लेख, विचार विश्लेषणात्मक शैली में लिखा गया लेख ही क्या कहलाता है, आलेख कहलाता है। किसी भी विषय पर विचार विश्लेषणात्मक शैली में लिखा गया लेख क्या कहलाता है, आलेख कहलाता है। और आलेख लेखन के 3 अंग होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है भूमिका, भूमिका इसको हम कह सकते हैं प्रस्तावना, भूमिका का ही दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, प्रस्तावना कह सकते हैं। फिर विषय का प्रतिपादन, विषय का प्रतिपादन, विषय का प्रतिपादन। और तीसरे की बात करें तो इसमें समापन को भी शामिल किया जा सकता है, इसको समापन में भी शामिल किया जा सकता है। किसी भी विषय पर विचार विश्लेषणात्मक शैली में लिखा गया लेख ही क्या कहलाता है, आलेख कहलाता है। और आलेख के 3 मुख्य अंग माने जाते हैं। सबसे पहले भूमिका और प्रस्तावना होती है, उसके बाद विषय का प्रतिपादन और उसके बाद विषय का समापन कह सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। जब भी आप सप्रसंग व्याख्या करो तो हमें 3 बातें आवश्यक होती है, यानी सप्रसंग व्याख्या का जब प्रश्न आता है, जैसे 5 नंबर का प्रश्न है तो इसको आपको ऐसे मिलेगा 1 + 3 + 1 अर्थात 5। तो इसमें सबसे पहले अपने को संदर्भ लिखना है, संदर्भ में ही शामिल कर सकते हैं प्रसंग को। इसके बाद अपने को लिखनी है अर्थ या व्याख्या, अर्थ या व्याख्या, और उसके बाद अंत में लिखना है आपको विशेष। ये 3 बातें जब भी आप कभी सप्रसंग व्याख्या करो तो तीनों बातों को समावेश करना है ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके। यानी इनको 3 भागों में बांटा गया है, संदर्भ, प्रसंग, फिर इसके बाद अर्थ व्याख्या और उसके बाद विशेष। तो ये अपने पास प्रसंग आया है, अटालिका नहीं है रे अंतक भवन, सदा पंख पर होता जल विप्लव पलायन, शुद्र प्रफुल्ल जलद से सला छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है, सेसव का सुकुमार शिरोई, रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष है। अब तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य, हिंदी अनिवार्य के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित बादल राग नामक कविता से लिया गया। यह बादल राग नामक कविता है वो अनामिका के 6 खंडों में प्रकाशित है,
अनामिका के 6 खंडों में, अनामिका के 6 खंडों में विभाजित है। हमारे सिलेबस में है वो अनामिका का 6ठा खंड लिया गया है सिर्फ, तो अनामिका के 6ठे खंड से इसको लिया गया है। इसमें कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि वास्तव में जो धनाढ्य वर्ग के जो ऊंचे भवन है उसको ऊंचा भवन न कहकर उसे आंतक भवन कहना चाहिए। और अर्थ की व्याख्या करें, अर्थ की बात करें तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वर्णन करते हुए कहते हैं कि अटालिका नहीं है रे आंतक भवन, अर्थात ये धनाढ्य वर्ग के लोगों के जो ऊंचे भवन है वो वास्तव में ऊंचे भवन न होकर इसे आंतक का भवन कहना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर हमेशा डर समाया रहता है, अर्थात आंतक समाया रहता है। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पलायन, पंख का मतलब कीचड़ होता है, अर्थात ये कहते हैं कि हमेशा बाढ़ से ही, हमेशा कीचड़ में ही बाढ़ की प्राप्ति होती है, अर्थात बाढ़ किसको कहा गया है? दलित को। कीचड़ किसको कहा गया है? दलित। अर्थात जो दलित वर्ग होते हैं वही क्रांति के वाहक होते हैं। क्षुद्र पर फूल जल से सदा सरकता नीर, जो छोटा कमल का पौधा आता है उससे हमेशा रस टपकता रहता है, अर्थात जो धनाढ्य वर्ग के बच्चे होते हैं उनकी आंखों में हमेशा डर समाया रहता है। रोग शोक में भी हंसता सेसव का सुकुमार शरीर, लेकिन जो सेसव जो अमीर गरीब वर्ग के जो बच्चे होते हैं वो रोग और शोक में भी हमेशा हंसते रहते हैं, अर्थात उसमें किसी प्रकार का डर समाया नहीं रहता, अर्थात उसे अपना कुछ लूट जाने का उसे भय नहीं होता है। रुद्ध कोष है, छुप दोष है। यहाँ कहते हैं कि क्रांति होने के कारण जो धनाढ्य वर्ग के लोग हैं उनका खजाना खाली हो गया, उसका संतोष भी नष्ट हो गया। इसके विपरीत जो दलित वर्ग के लोग हैं उनका क्रांति पर उनको तो फायदा मिलता है, वो क्रांति के भाग होते हैं और उन्हें अधिकारों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से ये अर्थ था। अगर विशेष की बात करें तो यहां खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। जल विप्लव पलायन में अनुप्रास की बात हो सकती है, फिर रोग शोक में भी अनुप्रास अलंकार हो सकता है, और वीर रस का प्रयोग है। यहां वीर रस का प्रयोग है। तो क्रांति दूत बादल बताया है तो यहां वीर रस का प्रयोग है। अगली व्याख्या की बात करें, अंगना अंग से लिपटे भी आंतक अंग पर कांप रहे, धनी वज्र गर्जन से बादल तरस्त नयन मुख ढाक रहे। अंगना अंग से लिपटे भी, इसकी व्याख्या थोड़ी अथवा में एक और है, वही पाठ वही है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित है। तो इसके अर्थ की बात करें कि अंगना अंग से लिपटे भी आंतक अंग पर कांप रहे, जो धनाढ्य वर्ग के लोग होते हैं अंगना अर्थात अपनी पत्नियों के शरीर से लिपट करके क्रांति के भय से हमेशा कांपते रहते हैं। धनी कौन? धनी लोग। वज्र गर्जन से बादल तरस्त नयन मुख डालते, और बादलों की भयंकर गर्जना को सुनकर के अर्थात क्रांति की आवाज को सुनकर के वो अपने आंखों से अपनी आंखों को हाथों से ढक रहे हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर तुम्हें बुलाता कर्षक अधीर। इसके विपरीत जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं, जो क्रांति के वाहक होते हैं, जीर्ण बाहु है, उसकी भुजाएं कमजोर हो गई है, उसका शरीर पीला पड़ चुका है, तुझे बुलाता कर्षक अधीर, लेकिन वह कर्षक है, वह तुम्हें अधीर होकर के बुलाता है, हे विप्लव के विरित, हे क्रांति दूत बादल। चूस लिया है उसका सार, यानी धनाढ्य वर्ग के लोगों ने जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था उसका सब कुछ चूस लिया है। हाड़ मास ही है आधार, उसके पास हाड़ मास का एक पत्र पंजर रह गया है। हे जीवन के पारावार, हे जीवनदायी बादल, आप आओ और क्रांति के माध्यम से उनको अधिकारों के प्रदान करवाओ। अगला प्रश्न, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा तिथि की विज्ञप्ति तैयार कीजिए। अब यहां क्या करनी है? विज्ञप्ति की बात करें तो विज्ञप्ति में सबसे पहले कार्यालय का नाम पता होता है। तो कार्यालय का नाम पता, तो यहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर है। माध्यमिक शिक्षा, शॉर्ट में लिखा हूं मैं, शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, ये इसका कार्यालय का नाम है, पता हो गया। इसके बाद हमें यहां क्रमांक लिखना है। क्या लिखना है? क्रमांक। यदि आप क्रमांक बनाना चाहते हैं तो ये जो पूर्ण नाम है इसको शॉर्ट में लिख दें, मां सी बो फिर रा और ओब्लिक लगा करके अजमेर लिख दें। और इसके बिल्कुल सामने जहां ये जो लाइन खत्म हो रही है, बिल्कुल क्या लिखनी है? दिनांक। और दिनांक नाम नहीं लिखना है। जैसे आज तारीख है
आज तारीख की बात करें, जैसे 25 है, 25 फरवरी तो ऐसे लिखना है 25 फरवरी 2025। हिंदी में कभी भी दिनांक लिखो तो महीने का नाम आपको शब्दों में लिखना है और बाकी आपको अंकों में लिखना है। इसके बाद विषय परीक्षा तिथि में परिवर्तन हेतु, परीक्षा तिथि में परिवर्तन हेतु, तो परिवर्तन किसका हुआ? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। तो यहां हम लिखना स्टार्ट करेंगे, यहां क्रमांक के बिल्कुल यहां लिखना स्टार्ट करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जो अभी 3 बार से प्रारंभ होने जा रही थी, किसी अपरिहार्य कारण से वो परीक्षाएं अब 3 मार्च के बजाय आने वाली 28 मार्च को प्रारंभ होगी। इसलिए परीक्षार्थी है वो समय रहते माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट से अपना जो प्रवेश पत्र है वो प्राप्त कर लें, और अंत में जहां हस्ताक्षर है वो किसके हो जाएंगे? सचिव। और सचिव किसका? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान है अजमेर। इस प्रकार से आपको विज्ञप्ति लिखनी है। और अंत की बात करें तो ये निबंध है वो अपने आप लिखना। धन्यवाद।